एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर। आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 6 भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन चैप्टर के 5वें एमसीक्यू सेशन में। ऑलरेडी हमने 4 एमसीक्यू सेशंस इस चैप्टर पे कंडक्ट करवा लिए हैं। उस सबको हमने एक प्लेलिस्ट में ही कंपाइल किया हुआ, क्लास 12 हिस्ट्री एमसीक्यू धमाका करके शायद वो प्लेलिस्ट है, तो उसका लिंक हमने दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड आई बटन पे भी उसका लिंक आ रहा होगा। वहाँ पे जाके आप ना केवल इस चैप्टर के एमसीक्यू सेशन बल्कि इससे पिछले जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारों ही के एमसीक्यू सेशंस को अटेंड करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड जो लेक्चर हमने डाला है वन शॉट उसको देखना चाहते हो तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। एंड डोंट फॉरगेट टू अटेम्प्ट एमसीक्यूज ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस की भी हमारी सेशन साइमल्टेनियसली चल रही है, तो आप उनको भी अटेंड करें, उसका भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। टाइमिंग्स कब क्या होती है इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे आपको। एंड जो टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते, जो टेलीग्राम यूजर नहीं है, उनके लिए आपको बता दें कि आप नोटिफिकेशन बेल को हमेशा दबा के रखें, मतलब एक बार उसको टर्न ऑन कर दिए तो कभी ऑफ मत करें, क्योंकि नोटिफिकेशन जो आपके सामने हमेशा आती रहेंगी। एंड फॉर पीडीएफ्स जो ड्राइव की लिंक है वो आज या कल में हम अपलोड कर ही देंगे, बिकॉज थिंग्स आर बिट मेसी, तो इसी में थोड़ा सा टाइम लग रहा, बट ट्रस्ट ऑन अस कि हम लोग ये सारी चीज़ें कर देंगे बिफोर यू विल नीड देम। तो शुरुआत करते हैं इस 5वें एमसीक्यू सेशन की लेवल 1 से। अभी तक हमने जो भी देखा है तो हर एक सेशन में हमारे पास तकरीबन 20 एमसीक्यूज होते हैं एंड हर एक एमसीक्यू जो है वो अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन से मिलकर बना होता है। वन लाइनर्स होते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड, इमेज बेस्ड, मैच द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैचेस, आइडेंटिफाई द करेक्ट कैरेक्टर्स, असर्शन रीजन, मैप बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। सारी कैटेगरी क्वेश्चन को हम कोशिश करते हैं कि एक कैसे सेशन में इसको कंपाइल किया जाए। तो उस तहत हमने 3 लेवल से बांटा है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में हमारे पास 10 क्वेश्चन होते हैं सीधे सीधे वन लाइनर स्टैंड अलोन एमसीक्यूज। लेवल 2 में 5 क्वेश्चन, लेवल 3 में 5 क्वेश्चंस। लेवल 2 में हमारे पास चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कैरेक्टर, एंड लेवल 3 में असर्शन रीजन, मैप बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन एटसेट्रा होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेवल 1 से। जो पहला क्वेश्चन है हमारा 461वां क्वेश्चन कि डैश इज द बर्थ प्लेस ऑफ बाबा गुरु नानक। सिखिज्म के फाउंडर थे, आपको बताने की जन्म कहाँ हुआ था। करतारपुर, नानकाना साहिब, अमृतसर, रावलपिंडी। इस सवाल का तो जवाब बताना ही है आपको कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स में, दोनों जगह पे। इसके अलावा एक और सवाल इससे रिलेटेड आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि करतारपुर, नानकाना साहिब, अमृतसर और रावलपिंडी में, रावलपिंडी को शॉर्ट में पिंडी भी कहा जाता है, तो इन चारों में से कौन सी जो जगह है वो इंडिया में लोकेटेड है? कौन सी जगह इंडिया में लोकेटेड है ये हमें आप बताएं कमेंट बॉक्स में और चैट बॉक्स में, और ज्यादा बेहतर होगा कि आप चैट बॉक्स में बता दें। करतारपुर, नानकाना साहिब, अमृतसर और रावलपिंडी में कौन सी जगह इंडिया में लोकेटेड है, आपको चैट बॉक्स में बताना है। सो बाबा गुरु नानक की जहाँ तक हमने बात करी थी तो एक मर्केंट कम्युनिटी में इनका जन्म हुआ था, नानकाना साहिब नाम के विलेज में। बाद में इस विलेज का नाम नानकाना साहिब पड़ जाता है क्योंकि यहाँ पे इनके नाम का गुरुद्वारा बनाया गया। एंड नानकाना साहिब इज इन पाकिस्तान, करतारपुर भी पाकिस्तान में है। करतारपुर खास क्यों है? क्योंकि ये वो जगह जहाँ पे बाबा गुरु नानक ने अपना देह त्याग किया था। तो नानकाना साहिब इज नोन फॉर हिज बर्थ प्लेस एंड करतारपुर इज बेसिकली जहाँ पे उन्होंने समाधि ली थी, देह त्याग किया था। एंड रावलपिंडी भी पाकिस्तान में है। करतारपुर, नानकाना साहिब एंड रावलपिंडी तीनों पाकिस्तान में है। करतारपुर खास इसलिए भी है क्योंकि अमृतसर जब आप जाएंगे जो कि इंडिया में, तो वहाँ पे एक कॉरिडोर निकलता है जो रावी नदी के ऊपर शायद बनाया गया है, if I'm not wrong। एंड उससे सीधे कनेक्टेड हमारा करतारपुर, जो बहुत सारे पर्यटक होते हैं पंजाब से जाते हैं या हमारे इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया आते हैं, तो मोस्टली इंडिया से पाकिस्तान जाने वाले लोग जो विजिट करना चाहते हैं करतारपुर को, तो वहाँ जाके वो लोग जाते हैं। वहाँ पे बाजारें लगी हुई है, एक तरफ इंडियंस बाजार लगाते हैं, एक तरफ पाकिस्तानी बाजार लगाते हैं, दोनों एक म्यूचुअल मार्केट प्लेस आप कह सकते हैं। बहुत बढ़िया सिस्टम है, आपका भी व्लॉग उसका देखिए करतारपुर का। तो सो द करेक्ट आंसर विल बी नानकाना साहिब डैश वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ बाबा गुरु नानक। तो नानकाना साहिब इज द बर्थ प्लेस ऑफ बाबा गुरु नानक। एंड अमृतसर को छोड़ के यहाँ पे जितने भी जगह है वो सारे ही पाकिस्तान में पड़ते हैं। एंड पाकिस्तान के पंजाब में, पिंडी भी पंजाब में पड़ता है, करतारपुर भी पंजाब में पड़ता है एंड नानकाना साहिब भी पाकिस्तान के पंजाब में पड़ता है। देन डैश वॉज द सक्सेसर ऑफ बाबा गुरु नानक। बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन थे? क्या गुरु अर्जन देव थे, क्या अंगद थे, क्या तेग बहादुर थे, क्या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तराधिकारी कौन है, कौन इनके बाद इस कम्युनिटी को लीड करने वाले हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे सर यहाँ पे तो बाबा गुरु नानक के बहुत बड़े शिष्य थे, मर्दाना एंड बाला, उनका तो ऑप्शन ही नहीं है। तो दे वर द डिसाइपल्स, उन डिसाइपल्स में बहुत सारे लोग उनके डियरेस्ट होंगे, उनके प्रिय होंगे, लेकिन किसी एक को ही उन्होंने इस जिम्मेदारी के लिए चुना होगा कि वो अब आगे जाके उनकी बनाई गई कम्युनिटी को लीड करे। तो व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट इंडिविजुअल? उस पर्सन का नाम क्या था? अर्जन देव, अंगद, तेग बहादुर, इनमें से कोई नहीं। तो लेट मी टेल यू, जो आदमी है वो गुरु अंगद है, यानी कि जो सेकंड गुरु हमारे सिखिज्म के वो गुरु अंगद है, वही सक्सीड करते हैं बाबा गुरु नानक को। अर्जन देव भी सिखिज्म के गुरु है लेकिन वो 5वें गुरु है। तेग बहादुर 9वें गुरु है। गुरु गोविंद सिंह जो सबसे फेमस है वो 10वें गुरु हमारे। तो इस तरीके से जो गुरु अंगद है वो सक्सीड करते हैं। बाला मर्दाना वगैरह बहुत सारे डीएस उनके डिसाइपल जरूर थे, शिष्य जरूर थे, लेकिन उन्होंने इस कम्युनिटी को लीड करने के लिए गुरु अंगद को चुना था।
देन हुज कंपोजिशंस आर नॉट कंपाइल्ड इन आदि ग्रंथ साहिब, की आदि ग्रंथ साहिब में किसकी रचनाएं संकलित नहीं है। संकलित मतलब क्या होता है, कंपाइलेशन मतलब क्या होता है और कंपोजिशन मतलब क्या होता है, आपको ये पहले बता दे, छोटा सा 20-25 सेकंड लगेंगे। कंपोजिशन मतलब आपने किसी चीज की ओरिजिनल रचना करी है, लाइक वेद व्यास ने महाभारत को रचित किया तो वी कैन से कि वेद व्यास कंपोज द महाभारत। एंड उसके बाद हमने देखा था कि 600 सेंचुरी के बाद 600 BC के बाद ब्राह्मणों ने ये ठान लिया कि हमें क्या करना है, अब वी हैव टू कंपाइल्ड ऑल द लर्निंग्स ऑफ महाभारत रामायण। तो उन्होंने मौखिक रूप से पहले कंपाइल करना शुरू किया, जो भी स्टोरीज उन्होंने सुनी थी उसको क्रोनोलॉजिकल मैनर में कंपाइल करना शुरू किया, लिखना शुरू किया। तो ये जो चीज़ें हैं उनकी ओरिजिनल रचनाएं नहीं है, उन्होंने अपने ऊपर के जनरेशन के लोगों से, कहानीकारों से सुनी एंड फिर उसको कंपाइल किया। तो दैट इज कंपाइलेशन। आप कहीं और से पढ़ते हैं, कहीं और से देखते हैं, कहीं और से सुनते हैं, वहां से चीज़ें उठा के लिखते हैं, तो वो संग्रहण हुआ, आपने चीज़ों को संग्रहित किया है, नॉट यू हैव रचित, आपने रचित नहीं किया, चीज़ों को संग्रहित किया। तो कंपाइलेशन इज चीजों को संग्रहित करना, संकलन करना, संकलित करना। कंपोजिशन इज चीजों को रचित करना। सो आदि ग्रंथ साहिब इज ऑल्सो कंपाइलेशन। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग जो सिखिज्म के गुरु हैं उनकी टीचिंग्स को कंपाइल करा गया, उनकी टीचिंग्स को यहाँ पे संग्रहित किया गया। फिर अलग अलग कम्युनिटीज, अलग अलग रिलीजन से जुड़े संतों की टीचिंग्स को भी वहाँ पे कंपाइल करा गया, उसको भी संकलित करा गया। तो यहाँ पे किस संत की जो चीजें हैं उनको संकलित नहीं करा गया आदि ग्रंथ साहिब में, तो क्या रविदास के दोहों को, रविदास के हेम्स को नहीं कंपाइल करा गया, कबीर के हेम्स को, या सूरदास के हेम्स को, या गुरु अंगद के हेम्स को नहीं कंपाइल करा गया। तो करेक्ट आंसर है भी। देखिए कबीर के बारे में तो हमने देखा था, कबीर के जो दोहे हैं, कबीर से एसोसिएटेड जो बहुत सारे रचनाएं हैं जो आदि ग्रंथ साहिब में मौजूद हमें मिलती हैं। फिर रविदास, ये भी कबीर के कंटेम्पररी ही थे, आप कह रहे तो वाराणसी के ये भी है। तो रविदास की भी टीचिंग्स जो है वो आदि ग्रंथ साहिब में। इसके अलावा एक सूफी सेंट थे बाबा फरीद, जिनका नाम है शेख फरीदुद्दीन, तो उनकी भी रचनाएं आदि ग्रंथ साहिब में कंपाइल्ड है। एंड आदि ग्रंथ साहिब को कंपाइल करा किसने था, तो गुरु अर्जन देव ने करा था, ठीक है। एंड गुरु अर्जन देव से पहले जितने भी हमारे पास आए हैं गुरु, उनकी भी टीचिंग्स है। तो गुरु अर्जन से पहले गुरु अंगद आए हैं, गुरु नानक आए, उन सब की टीचिंग्स उसमें ऑलरेडी कंपाइल्ड है। तो जितने भी गुरु अर्जन देव से पहले आए उनकी टीचिंग्स, रविदास की टीचिंग्स, कबीर की टीचिंग्स, फिर हमारे पास जो बाबा फरीदुद्दीन है उनकी टीचिंग्स। तो इस तरीके से आदि ग्रंथ साहिब का आप कह ले तो संकलन किया गया था बाय गुरु अर्जन देव। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्रीवियस क्वेश्चन। अभी हमने उसका आंसर भी आपको बता दिया कि हु कंपाइल्ड द आदि ग्रंथ साहिब। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस इंटर रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं कि आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने करा, क्या गुरु नानक ने करा, क्या गुरु गोविंद सिंह ने करा, क्या गुरु अंगद ने करा, क्या गुरु अर्जन ने करा। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ये पांचवें गुरु जो हमारे गुरु अर्जन, उन्होंने इसका कंपाइलेशन करा है। एंड गुरु गोविंद सिंह ने क्या करा, गुरु अर्जन देव के कंपाइलेशन में कुछ चीजें जोड़ के इसका नाम रख दिया गुरु ग्रंथ साहिब। इसका नाम क्या रख दिया, गुरु ग्रंथ साहिब। कि अब गुरुशिप खत्म कर दी हमने, गुरुशिप जो है वो ग्रंथ में और पंथ में, पंथ जो खालसा पंथ उन्होंने स्थापित किया था, इन दोनों में बांट दी है। जैसे जैसे आप लोग मजबूत होगे वैसे वैसे हमारी कम्युनिटी भी मजबूत होगी। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नाउ हु लेड द फाउंडेशन ऑफ खालसा पंथ एंड मिलिटराइज द कम्युनिटी ऑफ खालसा। की खालसा पंथ की फाउंडेशन किसने रखी, नींव किसने रखी, बुनियाद किसने रखी, एंड किसने इस खालसा समुदाय को सैन्यकरण करवाया। सैन्यकरण मतलब इनको मिलिटराइज किया। पहले जो ये सिखिज्म का कल्ट था, एक तो गुरु नानक देव ने कभी नहीं सोचा था कि वो एक अलग रिलीजन बनाएंगे। फिर उनके बाद जो सक्सेसर्स आते गए उन्होंने इस हिसाब से अपने आप को डिस्टिंक्टिवली स्टैंड आउट करवाया हिंदुज्म और मुस्लिम से अलग, इस्लाम से अलग, कि वो एक रिलीजन के रूप में डेवलप होने लगा, जिसे हम सिखिज्म कहते हैं। तो सिखिज्म चूंकि माइनॉरिटी में थे तो बहुत सारे जो हिंदू रूलर्स हो गए एंड जो इस्लामिक रूलर्स हो गए वो चाहते नहीं थे कि इनका प्रचार प्रसार हो। तो बहुत सारे जो गुरु हैं उनको मार दिया जाता था, जैसे तेग बहादुर को मार दिया जाता था, गुरु अर्जन देव को मार दिया गया था तबे पे, गरम तबे पे बिठा के। तो इसलिए ये नीड थी कि एक जो कम्युनिटी हमारी उसको मिलिटराइज करा जाए, अब इसका सैनिकरण करा जाए। तो एक गुरु आते हैं जिन्होंने सिखिज्म में ही खालसा पंथ की स्थापना करी, कहा कि ये जो खालसा पंथ है इसमें हम जो है ऐसे लोगों को एंटर देंगे जो अपने आप को इस पूरे कम्युनिटी में झोंक देने वाले हैं। एंड फिर इस कम्युनिटी को सैनिक मिलिटराइज भी करा जाता है, लोगों को सिखाया जाता है, शस्त्र के बारे में भी, शास्त्र के बारे में भी, स्क्रिप्चर भी पढ़ने को बोला गया एंड हथियार भी चलाने को बोलेगा। तो क्या गुरु तेग बहादुर ने खालसा पंथ की स्थापना करी, क्या अंगद ने करी, क्या गुरु रामदेव ने करी, या गुरु गोविंद सिंह ने? तो वी ऑल नोज कि गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना करी थी एंड वही है जिन्होंने खालसा पंथ को सैन्य मिलिटराइज भी करा था, बिकॉज उनके सामने बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, औरंगजेब से इनके बहुत सारे मामला थे एंड इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। ही फेल्ट द नीड कि अब हमें इसे मिलिटराइज करना पड़ेगा, नहीं तो हम मेरे जाने के बाद हो सकता है कि ये चीज़ें जो है एक्सटिंक्ट ना हो जाए, इसको खत्म ना कर दिया जाए। सो ही मिलिटराइज द खालसा पंथ एंड खालसा पंथ एक्चुअली एक मिलिट्री कल्ट ही था सिखिज्म में। उसको इस तरीके से डेवलप ही किया गया था कि सिखिज्म पे कभी कोई आफत आए तो खालसा पंथ के लोग आके सामने से लोगों को रेस्क्यू कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 466वां क्वेश्चन जो है हमारा, कि मेरा भाई का विवाह किसके राजकुमार से हुआ था, किस राज्य के राजकुमार से हुआ था? क्या मारवाड़ के राजकुमार से हुआ था, क्या जयपुर के राजकुमार से हुआ था, क्या मेवाड़ के राजकुमार से हुआ था, या बीकानेर के राजकुमार से हुआ था? सही जवाब कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स दोनों ही जगह पे बताना है। मीराबाई जो है, जो कि कृष्ण की बहुत ज़्यादा बड़ी भक्त मानी जाती है, उनका विवाह किस राज्य के राजकुमार से हुआ था?
तो वी ऑल नोज कि उनकी जो शादी हुई थी वो सिसोदिया क्लैन के प्रिंस से हुई थी। सिसोदिया क्लैन जो था वो मेवाड़ को रूल करता था, जिसकी राजधानी चित्तौड़गढ़ हुआ करती थी। तो मेवाड़ के राजा भोजराज से इनका विवाह होता है मीराबाई का। एंड ये जो पली बड़ी थी वो मारवाड़ के एक छोटे से किंगडम में पली बड़ी थी। तो मीराबाई खुद एक छोटे से किंगडम की प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, और इनकी शादी होती है मेवाड़, जो कि इस पूरे राजपूताना का सबसे बड़ा किंगडम माना जाता था, उसके प्रिंस भोजराज से। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, मेवाड़। देन हु इज बिलीव टू बी द गुरु ऑफ मीराबाई। मीराबाई के बारे में जब हमने पढ़ा तो मेवाड़ में उनकी शादी होती है। फिर वो, क्योंकि उनकी शादी जो उनकी मर्जी के खिलाफ हुई थी, शी डिड नॉट वांट टू गेट मैरिड, उनकी शादी जबरन करा दी जाती है। एंड वो प्रेम भक्ति में अगर कहें तो कृष्ण के प्रति प्रेम रस में एकदम विलीन रहती है। फिर भी इनकी शादी करा दी जाती है। तो अल्टीमेटली व्हाट शी डिड, वो महल से भाग जाती है। फिर उनको पॉइजन भी देने की कोशिश की जाती है, सांप भी भेजा जाता है, लेकिन सारी चीज़ें जो है वो कृष्ण जी संभाल लेते हैं। एंड अल्टीमेटली शी बिकेम मंक, वो एक मंक, एक साधु बन जाती है। एंड फिर भजन वगैरह गाते हुए फिरती है पूरे जंगलों में एंड साधुओं के संतों के संग बैठती है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मीराबाई के गुरु कौन है। मतलब अभी तक सर्टेनिटी नहीं है, बहुत सारे लोग स्पेक्युलेट करते हैं कि शायद यही मीराबाई के गुरु थे। तो किसे माना जाता है? तो क्या रामदास को माना जाता है, रैदास को माना जाता है, रामानंद को माना जाता है, या सूरदास को माना जाता है? रामदास, रैदास, रामानंद या सूरदास में से किसे मीराबाई का गुरु माना जाता है? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एंड ये जो रविदास है ना, इनको रविदास भी कहा जाता है। ये जो रविदास के बारे में अभी नहीं पढ़ा है, वाराणसी में जिनका इनका भी देहांत हुआ था, जैसे हमने कबीर के बारे में पढ़ा, तो रविदास को रविदास भी कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज ना हो। तो रविदास वॉज द टीचर, वॉज द प्रिसेप्टर ऑफ मीराबाई। एंड वही जो है इनके कंटेम्प्रेरी भी थे। एंड कहा जाता है कि जो रविदास है वो लेदर वर्कर की कम्युनिटी से थे, ठीक है। एंड लेकिन फिर भी बहुत बड़े वैष्णव ट्रेडिशन के बहुत बड़े संत थे। एंड इन्होंने मीराबाई की तरबियत करी स्पिरिचुअल ग्राउंड पे, एंड इनको फिर एक संत बनने में मदद करी। तो रविदास के बारे में कहा जाता है कि ही वॉज द टीचर, ही वॉज द गुरु ऑफ मीराबाई, एंड उन्होंने इनकी मदद करी संत बनने में, इस वैराग्य के जीवन को अपनाने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फवाद अल फवाद का संकलन किसने करा था? फवाद अल फवाद बेसिकली कन्वर्सेशन है, एक आप कह तो मलफुजात है। मलफुजात इज अ काइंड ऑफ सूफी टेक्स्ट, जिसमें जितने भी सूफी के सेंट हैं उनकी जो कन्वर्सेशंस होती है दूसरे सूफी संतों से या उनके जगह उनके खानका में हुए फरियादियों से, उस कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करके लोगों के सामने पेश किया जाता है। रिकॉर्ड मतलब लिखित तौर पे उसका ब्यौरा तैयार करके लोगों के सामने दिखाया जाता है कि देखिए इस फलाने शेख ने, इस फलाने मुर्शिद पीर ने ऐसे ऐसे लोगों को सलाह दी है एंड ये आपके भी काम आ सकती है। So Fawad al-Fuad was a kind of malfuzat. Malfuzat is basically a compilation of conversation between Sufi saints, conversation of Sufi saints with the जो भी उनके यहाँ दरबार में आते थे, जो भी उनके यहाँ खानका में आते थे, उनसे जो मुलाकात होती थी, फिर उस कन्वर्सेशन को जो रिकॉर्ड करा गया उसे मलफुजत कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मकतूबत होता है, मकतूबत इज़ अ काइंड ऑफ ऑफिशियल लेटर। तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है। फवाद अल-फवाद जो है वो किसने संकलित करा था? आपको ये भी बता दें कि ये किस सूफी संत की कन्वर्सेशन की रिकॉर्ड है, कि ये किस सूफी संत के कन्वर्सेशन के रिकॉर्ड को अपने अंदर रखता है। तो क्या अमीर खुसरो? पहले तो आपको ये बताना है कि किसने इसका संकलन किया, किसने इसकी रचना करी। एंड अगेन ये भी संकलन होगा क्योंकि कन्वर्सेशन ऑब्वियसली एक संत दूसरे संत से कर रहा है, ये एक संत अपने शिष्यों से कर रहा है। वहाँ पे तो जो लिखने वाला उसकी कोई अपनी रचना तो है नहीं, ये तो कन्वर्सेशन है उन दोनों के बीच की। इसीलिए इसको भी हम लोग कंपैरिजन ही करें क्योंकि इसमें उनका कोई अपना कंपोजिशन ओरिजिनल वाला नहीं है जिन्होंने इस किताब को लिखा। तो फवाद अल-फवाद वाज कंपाइल्ड बाय अमीर खुसरो, अमीर हसन सिज़्ज़ी, ज़ियाउद्दीन बर्नी या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जो फवाद अल-फवाद है ये निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार में खानका में जो भी लोग आते थे, बड़े बड़े लोग हो गए, छोटे बड़े सब तो बड़ा बड़ी है, वो फरियादी वगैरह जो आते थे उनसे जैसे बात करते थे, जैसे सलाह मशवरा देते थे, उनको कंपाइल करके नाम दिया गया फवाद अल-फवाद। एंड इनको कंपाइल किसने करा है? अमीर खुसरो, अमीर हसन सिज़्ज़ी और ज़ियाउद्दीन बर्नी। ये तीनों ही कंटेम्प्रेरी ज़रूर थे निज़ामुद्दीन औलिया के, लेकिन इस चीज़ को कंपाइल करा है अमीर हसन सिज़्ज़ी देहलवी ने। देहलवी इसलिए वो ऐसा लगाते हैं क्योंकि वो दिल्ली रीजन से बिलोंग करते थे। तो कभी कभी आप देखेंगे देहलवी या हिंदवी नाम से भी टाइटल्स यूज़ किए जाते हैं। सो अमीर हसन सिज़्ज़ी वाज द पर्सन हु कंपाइल्ड द फवाद अल-फवाद, जिसमें की कन्वर्सेशंस मौजूद है निज़ामुद्दीन औलिया की दूसरे सूफी सेंट्स से एंड अपने फरियादियों से। तो अमीर हसन सिज़्ज़ी इज़ द पर्सन जिसने इस चीज़ को कंपाइल करा था। नहीं अमीर खुसरो थे वो, नहीं ज़ियाउद्दीन बर्नी थे, हालांकि दोनों ही बहुत बड़े लेखककार एंड पोएट थे। ज़ियाउद्दीन बर्नी तो बहुत प्रोमिनेंट हिस्टोरियन माने जाते हैं उसमें डबल लड़ा के, लेकिन फिर भी इस चीज़ को लिखा था किसने? अमीर हसन सिज़्ज़ी ने। ये तीनों ही निज़ामुद्दीन औलिया के बहुत प्रिय, बहुत डियरेस्ट में से एक माने जाते थे। व्हाट वी मीन बाय द टर्म मकतूबत? मकतूबत से हमारा क्या तात्पर्य? अभी हमने आपको बताया है। तो सेशंस के दौरान भी बहुत सारे आंसर सब बता देते हैं आपको। मकतूबात मतलब क्या? शाही आदेश होता है, शाही फरमान या सूफी संतों के बीच की जो बातचीत होती है उसको जब रिकॉर्ड करते हैं तो क्या वो मकतूबात कहलाता है? क्या आधिकारिक पत्रों को मकतूबात कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? चाहे मकतूबात कहें, मकतूब का बात बराबर ही है। तो मकतूब मतलब आपने किसी आदमी को लिखा है अपने नाम से, दैट इज काइंड ऑफ ऑफिशियल लेटर्स। जैसा एक सिपा सालार है, एक आर्मी में, ब्रिटिश आर्मी में लोग काम कर रहे हैं एंड वो जब अपने कमांडर को लिखेंगे दैट विल बी ऑफिशियल लेटर, उसको हम लोग कह सकते हैं मकतूब। तो ऑफिशियल लेटर इज अ टर्म, ऑफिशियल लेटर इज द मीनिंग ऑफ द टर्म मकतूब।
एंड मखतूब हो गया, मलफुजत हो गया, ताज़िकर्स हो गया। ताज़िकर्स मतलब जो सूफी संतों की बायोग्राफी है, ताज़िकर्स, मखतूब एंड मलफुजत, ये जो 3 चीज़ें हैं ये हमें सूफीज़म के बारे में पता करने में बहुत ज़्यादा आसानी पैदा करती है। तो क्योंकि ताज़िकर्स भी अच्छे खासे मात्रा में है, लोगों ने इनकी बायोग्राफी भी लिखी है। मखतूब लेटर्स तो होंगे ही, एंड मलफुजत भी बहुत अच्छे खासे मात्रा में है, तो जिसमें कि उनके कन्वर्सेशन वगैरह को रिकॉर्ड किया गया। तो वी कैन से कि सूफीज़म के बारे में हमारे पास ऐसा कोई सीन नहीं कि लैक ऑफ एविडेंस है, एविडेंस प्रॉपर्ली मौजूद है, बट अ लॉट टू डिस्कवर, अ लॉट टू एक्सकेवेट मोर एंड मोर। अब आगे बढ़ते हैं इस सेशन के लास्ट, इस लेवल के लास्ट क्वेश्चन पे। हुज कंपोजिशन इज कीर्तन घोषा। कीर्तन घोष किसकी रचना है? एक बहुत बड़े संत आए थे असम एंड बिहार यूपी के क्षेत्र में, बिहार झारखंड असम के क्षेत्र में, जो कि मैथिली में, जो मेडावल मैथिली होती थी उसमें चीज़ों को बताते थे। मैथिली के अलावा वो और भी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, बट मैथिली वॉज हिज प्राइमरी लैंग्वेज। तो उन्होंने कीर्तन घोष नाम के किताब की रचना करी थी, जिसमें कृष्णा के बारे में चीज़ों को बताया गया है। एंड ये जो संत है वो खुद बहुत बड़े वैष्णव हैं, भागवत गीता को पढ़ते थे, भागवत पुराण को पढ़ते थे, पढ़ाते थे, लोगों को समझाते थे। सो ये जो कीर्तन घोष है ये शंकर देव की रचना है, जो कि असम, यानी कि उस ज़माने में असम में एक अहोम किंगडम होता था, उसके यहाँ ये रहते थे। एंड फिर असम में इनकी बहुत ज़्यादा ही सर्विस है। एंड ये जो मेजर इनके टेक्स्ट हैं वो मैथिली में लिखे गए हैं, कुछ टेक्स्ट अंगिका में भी लिखे गए, कुछ टेक्स्ट आप कह लें तो जो असामीज लैंग्वेज है उसमें भी लिखे गए। इनका डेथ हुआ आपका शायद कूच बिहार में, बंगाल में पड़ता है, वेस्ट बंगाल में। शंकर देव इज़ अ पर्सनैलिटी जो कि जैसे जिस टाइम पे मीराबाई और ये सूरदास वगैरह इमर्ज हो रहे थे, तो ईस्ट इंडिया में शंकर देव का बहुत बड़ा नाम था। तो इस तरीके से हमने लेवल 1 को टैकल कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, लेवल 2 को देखते हैं। तो होप कि आप सभी लोगों ने लेवल 1 के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द लेवल 2। इसमें हमारे पास 5 क्वेश्चंस होंगे। शुरुआत करते हैं 471वें क्वेश्चन से। यहाँ पे आपको एक कैरेक्टर की पहचान करनी है, कुछ क्लूज आपके सामने दिए जाएंगे। क्या है वो क्लूज? पहला क्लू है कि वो एक चर्मकार थे, ही वॉज अ लेदर वर्कर, ही और शी जो भी है वो लेदर वर्कर थे, एंड वो मीराबाई के गुरु भी माने जाते हैं। तो लेदर वर्कर है, मीराबाई के गुरु हैं, दैट मीन्स आपको एक यहाँ पे और पर्सपेक्टिव मिलता है। मीराबाई ने एक एस्थेटिक लाइफ अख्तियार करके, एक वैरागी का जीवन बिता के एक अलग संदेश तो दिया ही था सोसाइटी को। ऊपर से अगर वो मीराबाई के गुरु माने जाते हैं, एंड इफ ही और शी वॉज लेदर वर्कर, तो इससे ये भी पता चलता है कि मीराबाई पली बड़ी थी राजघराने में, एंड फिर भी वो एक चर्मकार अगर सीख रही, तो उन्होंने सोसाइटी के जो कास्ट नॉर्म्स थे उनको भी डिफाई करा था। तो इसीलिए मीराबाई को लोग एज एन इंस्पिरेशन लेते हैं। जो भी कास्ट सिस्टम एंड जो भी इस सोसाइटल बैरियर्स को तोड़ना चाहते हैं, मीराबाई कैन बी अ गुड इंस्पिरेशन फॉर दोज पीपल। नाउ ऑप्शंस आपके सामने है, कबीर दास, रामदास, रामानंद एंड रैदास। तो मीराबाई एंड चर्मकार, इन दोनों से कनेक्शन अगर आप बिठाएंगे, एंड मीराबाई के जो गुरु हैं वो ऑब्वियसली वैष्णव या इस टाइप के होने चाहिए जो कृष्ण की पूजा से, भक्ति से उनको सराबोर करें। तो अगर हम बात करें रामानंदिया पंथ की, तो वहाँ पे 2 सबसे इंपॉर्टेंट इनके डिसाइपल होता है रामानंद के, एक कबीर, एक रैदास। रैदास को ही हम लोग रविदास भी कहते हैं, रैदास भी वाराणसी से ही थे। तो ये जो रामानंद के डिसाइपल है कबीर, इनके बारे में तो पढ़ लिया, इनका मीराबाई से कोई कनेक्शन नहीं है। एंड इनके दूसरे डिसाइपल थे रायदास वॉज, या रविदास कहें, वो जो है मीराबाई के गुरु हैं, एंड वो का माना जाता है कि वो लेदर वर्कर भी थे। इनके नाम पे मंदिर भी है, एक घाट भी, अगर आप जाएंगे वाराणसी में तो एक बहुत बड़ा गेट है BHU के सामने। सो रायदास इज बेसिकली द टीचर, द गुरु ऑफ मीराबाई, एंड कहा जाता है कि वो एक लेदर वर्कर थे, वो एक चर्मकार थे, चमड़ों का काम करते थे। सो दैट इज द सिनेरियो, मतलब जूते वगैरह बनाने का काम करते थे। रायदास विल बी द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते एक चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को कर लेते हैं। यहाँ पे बाबा गुरु नानक से रिलेटेड कुछ कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला कथन ये है कि उन्होंने निर्गुण भक्ति को हमेशा प्रीच किया, उन्होंने मूर्ति पूजा का हमेशा विरोध किया, उन्होंने रिपीटेशन, जो डिवाइन नेम होता है, जो भगवान का नाम है, उसके रिपीटेशन पे बहुत जोर दिया। एंड दैट इज अर्जन वॉज द डिसाइपल ऑफ गुरु नानक। की अर्जन जो थे वो गुरु नानक के शिष्य थे। इन चारों में से कौन सा कथन सही है? आपको सही जवाब कमेंट बॉक्स में और चैट बॉक्स में, दोनों ही जगह पे बताना है। अच्छा, आपको ये भी बताना है इसके अलावा कि अर्जन हमारे कितनेवें गुरु थे? ये सिखिज्म के 1 ऑफ द 10th गुरु में से आते हैं। आपको बताना है कि इनकी पोजीशन क्या है, कि हायरार्की में कितने नंबर पे आते हैं, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, किस नंबर पे आते हैं। सो दैट इज सिनेरियो। एंड गुरु नानक के शिष्य होना मतलब उनसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की हो, दीक्षा ग्रहण की हो। फॉलोअर्स होना इज लाइक मैं भी गुरु नानक का फॉलोअर हो सकता हूँ। इफ आई गो टू सिखिज्म एंड मैं कन्वर्ट करता हूँ, मैं उनकी चीज़ों को जानता हूँ, तो आई कैन बी द फॉलोअर। लेकिन शिष्य होने के लिए उनको मेरा गाइड करना जरूरी है, ठीक है। तो ये जो 4 स्टेटमेंट है, इनको आप गौर से पढ़ें, एक एक करके सारे स्टेटमेंट को, एंड उस हिसाब से ऑप्शंस को आपको एलिमिनेट करना है। तो पहले ऑप्शन में अगर आप आएंगे, पहले स्टेटमेंट में अगर आप आएंगे, तो वे निर्गुण भक्ति के उपदेशक थे। चाहे कबीर की बात करें, चाहे बाबा गुरु नानक की बात करें, तो ऐसे ऐसे एंड जो भी उस जमाने के अलग सेक्ट थे जिन्होंने हिंदुज्म एंड मुस्लिम इस्लामिक रिलीजन को चुनौती दी, वो सारे ही लोग निर्गुण भक्ति को प्रीच करते थे। वो सारे लोग मोनोथीस्टिक थे। मोनोथीस्टिक मतलब एक गॉड है, एंड गॉड जो है वो फॉर्मलेस है, निराकार है, कोई आकार नहीं है, कोई शिवलिंग में इसको नहीं तब्दील कर सकते या किसी मूर्ति में तब्दील नहीं कर सकते। तो पहला जो स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट।
कि वो निर्गुण भक्ति को हमेशा प्रीच करते थे। एक होता है निर्गुण, एक होता है सगुण। सगुण मतलब लोग जब मानते हैं कि भगवान का कोई फॉर्म है, लाइक 9 आवर्स वाले शिवलिंग के रूप में पूजते हैं। वैष्णव धर्म के जो लोग हैं, अलग अलग वारा अवतार हो गया, कृष्ण अवतार हो गया, राम अवतार हो गया, सबकी मूर्तियों को, जगन्नाथ की मूर्तियों को पूजते हैं। दैट इज सगुण फॉर्म ऑफ भक्ति। शक्तिज्म में भी सगुण फॉर्म ऑफ भक्ति है। उसके बाद जो हमारा पहला स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट, इसीलिए ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी विल बी डिस्कार्डेड नाउ। देन स्टेटमेंट 2 पे अगर आया तो उन्होंने छवि पूजा को खारिज किया। उन्होंने जाहिराना तौर पे जो आइडल वर्शिप है उसको कहा कि ये सारी चीज़ें बेकार की हैं, ये आडंबर है जो कि सालों से चली आ रही है, इसको हमें खत्म करना पड़ेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, तो या तो हमारा आंसर ए होगा या सी होगा। थर्ड इज उन्होंने देवीय नामों के दोहराव पे जोर दिया। बाबा गुरु नानक एंड कबीर की बात करें तो इन दोनों में एक सिमिलरिटी और थी कि वो लोग हमेशा नाम सुमिरन पे जोर देते थे कि कितना ज्यादा हम लोग भगवान का स्मरण कर सके। तो कबीर ने क्या कहा था, जिक्र का कॉन्सेप्ट दिया था। जैसे सूफीज्म वाले जिक्र करते हैं अल्लाह का, तो वैसे ही हमें भी नाम लेना चाहिए, कोई भी नाम ले सकते हैं। कबीर ने कहा अल्लाह, हजरत, भगवान, रब, कुछ भी बुलाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आदमी एक ही है, हजारों नाम है उसके। गुरु नानक ने भी यही कहा कि रिपीट करना चाहिए डिवाइन नेम को। तो इसके लिए वो लोग वो हाइम्स कंपोज करते हैं जिनको शब्द कहा गया। तो जब आप उनके फॉलोअर्स में जाएंगे या गुरुद्वारे में देखेंगे तो शब्द को ऑफन रिसाइट किया जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है कि उन्होंने दैवीय नामों के दोहराव पे जोर दिया था। सो हियर द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड हेज द ऑप्शन दैट वी हैव लेफ्ट विद इज ऑप्शन सी। ऑप्शन ए में तो थर्ड स्टेटमेंट का जिक्र नहीं, तो उसको डिस्कार्ड कर देना। एंड चौथा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। अर्जुन जो थे गुरु नानक के शिष्य नहीं थे, वो 5वें गुरु है हमारे, यानी गुरु नानक के बहुत बाद में आते हैं। तो ही कैन नॉट बी द डिसाइपल, डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ गुरु नानक। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हियर आर करेक्ट। आगे बढ़ते एक और स्टेटमेंट्स, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित दिए गए कथनों को पढ़े। पहला कि द 5 सिंबल्स ऑफ खालसा पंथ वेयर अनकट हेयर, डैगर, पेड ऑफ शॉर्ट्स, कॉम एंड आयरन बैंगल। की खालसा पंथ के 5 प्रतीकों में से पहला था बिन कटे बाल, आपको बाल बिना कटे रखना है, खजर रखनी है, कच्छों की जोड़ी हमेशा आपके पास शॉर्ट्स पैंट्स होने चाहिए। देन कंघा एक रहना अपने बालों को संवारने के लिए, एंड एक लोहे का कड़ा जो आप हाथ में पहनते हैं। सेकंड, गुरु नानक हमेशा जो है एक नए धर्म की स्थापना करना चाहते थे। ऑलवेज वांटेड टू एस्टैब्लिश ए न्यू रिलीजन। गुरु गोविंद सिंह ने आदि ग्रंथ साहिब में गुरु हरराय की रचना को शामिल किया एंड उसके बाद उसका नाम रख दिया गुरु ग्रंथ साहिब। तो इन तीनों में से कौन सा जो कथन है दैट इज करेक्ट, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आपको चुनना है। पहला दूसरा दोनों, पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों स्टेटमेंट सही है, या ये दोनों स्टेटमेंट सही है, या केवल दूसरा सही है, या केवल पहला सही है। एक एक करके स्टेटमेंट को पढ़े, याद करें कि चैप्टर में आपने इससे रिलेटेड क्या पढ़ा था। एंड अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो लेक्चर का भी लिंक हमने वन शॉट जो हमने क्रिएट किया उसका लिंक प्लेलिस्ट में डाल दिया, आप वहाँ से इजीली देख सकते हैं। एंड आप तो टाइम स्टैम्प लगा के भी देख सकते हैं। हमने तो लेक्चर जो वन शॉट जब भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तो वी यूज टू पुट टाइम स्टैम्प्स, ताकि आपको जिस टॉपिक को पढ़ना हो आप उसी टॉपिक को देखें, वापस फिर आ जाए। कोई ज़रूरत नहीं है आपको शुरू से टॉपिक खोजने की, भाई ये कहाँ पढ़ाया गया, ये कहाँ पढ़ाया गया। आप सिंपली जाएंगे कबीर, गुरु नानक, मीराबाई से रिलेटेड एक टाइम स्टैम्प होगा, वहाँ पे जाए एंड स्टार्ट लर्निंग। तो अगर खालसा पंथ की बात करें तो वहाँ पे 5 सिंबल जरूर थे। पहला तो आपको बाल बिना कटे रखने हैं, फिर एक खंजर, एक डैगर हमेशा रखना, फिर एक शॉर्ट्स की जोड़ी हमेशा रखनी है, फिर आपको एक कंघा हमेशा रखना है, लोहे का कड़ा रखना पड़ेगा। सो ये जो पहला स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट। उसके बाद गुरु नानक हमेशा नए धर्म की स्थापना करना चाहते थे, यह गलत है। गुरु नानक ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि हम हिंदू और मुस्लिम से, इस्लाम से अलग एक रिलीजन शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि एक अलग कम्युनिटी होगी जो कि इन दोनों रिलीजन में से जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं उसको फॉलो करेगी। सो गुरु नानक के आने वाले सक्सेसर्स ने इन ऑर्डर टू, जो वो खुद को इस्लाम और हिंदुज़म से अलग रखना चाहते थे, तो इस कदर क्या हुआ, धीरे धीरे एक कम्युनिटी एक रिलीजन में तब्दील होती गई। सो गुरु नानक का ये विजन नहीं था कि हमें एक अलग रिलीजन बनाना है। बाकी आने वाले सक्सेसर्स ने इस ड्रीम को रियलिटी में तब्दील किया, जो कि ड्रीम शायद गुरु नानक देखा भी नहीं होगा कि एक सिखिज्म जो है एक नए पंथ के रूप में, एक रिलीजन के रूप में डेवलप होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसीलिए हमारा जो बी है वो भी डिस्कार्ड हो गया, सी भी डिस्कार्ड हो गया, डी भी डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि इसमें इन तीनों में सेकंड स्टेटमेंट का जिक्र है एंड दैट इज इनकरेक्ट। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए होगा। तो यहाँ पे आपने देखा तीसरे स्टेटमेंट को हमने पढ़ा भी नहीं, फिर भी हमने सही जवाब जो वो निकाल लिया, ओनली बिकॉज ऑफ एलिमिनेटिंग मेथड्स। सो आप जैसे जैसे स्टेटमेंट पढ़ते जाए वैसे वैसे ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करते जाए। थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। यहाँ पे एक फैक्चुअल गलती है कि गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब को तो इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन उसमें किसके वर्सेस को ऐड किया था, उसमें गुरु तेग बहादुर के वर्सेस को ऐड किया था, क्योंकि बाकी सारे जो संत आए हैं, बाकी सारे जो सिखिज्म के गुरु हैं, उनके वर्सेस ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड थे। वो उन्होंने अपने फादर जो उनके गुरु तेग बहादुर थे उनके वर्सेस को इंक्लूड किया एंड देन कहा कि आज से गुरुशिप एंड होती है। गुरुशिप हमने पंथ और ग्रंथ यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब एंड पंथ यानी कि खालसा पंथ, इन दोनों में वेस्ट कर दी है। अब यही दोनों इस कम्युनिटी को आगे बढ़ा के लेके जाएंगे। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक मस्जिद की तस्वीर दी गई है, आपको बताना है कि ये सबसे पहले कहाँ पे लोकेटेड है, वेयर दिस मॉस्क इज लोकेटेड। अफगानिस्तान में लोकेटेड है, या पाकिस्तान में लोकेटेड है, या इंडिया में लोकेटेड है, या बांग्लादेश में लोकेटेड है। अगर आपको फिर से तस्वीर देखनी है तो लेट मी चेंज द स्लाइड। ये आपके सामने मस्जिद की तस्वीर है, देखने से तो बहुत एंशिएंट लगती है,
ये हमारे पास मीनारे हैं, 4 मीनारे होंगी, 1 2 3 एंड एक उस तरफ होंगे। देन कुछ गुंबद है हमारे पास, डोम्स, ये गेट है, ठीक है। तो ये मस्जिद कहाँ पे लोकेटेड है ये आपको बताना है। वेयर दिस मॉस्क इज लोकेटेड, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। एंड जब हमने यूनिवर्सल फीचर की बात करी थी आपके किताब में, तो वहाँ पे इस मस्जिद का जिक्र आया था, इस मस्जिद की वहाँ पे तस्वीर आई थी। तो आपको जो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं उनके बारे में याद रखना ज़रूरी है, इमेजेस के बारे में इनडायरेक्टली याद रखना ज़रूरी है कि भाई ये कहाँ पाया गया था, कुछ इंपॉर्टेंट इमेज, एंड ये इसका नाम क्या है। लाइक दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि इस मस्जिद का क्या नाम था। तो ये जो मस्जिद है ये बांग्लादेश में लोकेटेड है एंड दिस इज वन ऑफ द एंशिएंट मॉस्क बिल्ट इन बांग्लादेश। तो सही आंसर होगा बांग्लादेश में। एंड भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में से सबसे पहले जो मस्जिद बनाई गई थी वो भारत में ही बनाई गई थी। केरला में हमने देखा था कि अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले कोई मस्जिद बनाई गई तो भारत में केरला में बनाई गई थी। वो शायद प्रॉफिट मोहम्मद के जिंदा रहते ही वो उस मस्जिद का निर्माण शुरू कर दिया गया था, क्योंकि उनके एक डिप्लोमेट आते हैं, वो मिलते हैं केरल के रूलर से एंड देन द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड। इस मस्जिद का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मॉस्क? क्या इस मॉस्क का नाम है शाहमदान मस्जिद? क्या इसका नाम है जामा मस्जिद? क्या इसका नाम है बादशाही मस्जिद? क्या इसका नाम है आतिया मस्जिद? जामा मस्जिद बहुत सारे जगहों पे है, लेकिन जब हम जामा मस्जिद की बात करते हैं तो हाईली हमारा जो फोकस होता है वो दिल्ली वाले जामा मस्जिद पे होता है। तो ये तो हमारा सही आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि ये मस्जिद लोकेटेड है बांग्लादेश में, तो इसका नाम जामा मस्जिद। अगर देखिए बहुत सारी जगहों पे जामा मस्जिद है, लेकिन जब ऐसे जनरल टर्म में जामा मस्जिद की बात करते हैं दैट इज चांदनी चौक का जो दिल्ली वाला जामा मस्जिद है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। सो ये तो नहीं हो सकता आंसर। फिर शाहमदान मॉस्क हमने देखा था कि श्रीनगर में लोकेटेड है, ये भी नहीं हो सकता। बादशाही मॉस्क कहाँ पे लोकेटेड है ये आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में कि बादशाही मॉस्क इज लोकेटेड इन विच सिटी या विच कंट्री। बहुत बड़ा मॉस्क है जामा मस्जिद की तरह ही, एंड इसको बनाया किसने था ये भी आपको बताना है। तो बादशाही मॉस्क इज नॉट द आंसर, ये इंडिया में नहीं लोकेटेड है, पाकिस्तान में लोकेटेड है। एंड किस सिटी में लोकेटेड है, किसने इसको बनाया है ये आपको बताना है। एंड तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? अतिया मॉस्क, अतिया मस्जिद इस मस्जिद का नाम है जो कि बांग्लादेश में लोकेटेड है, वन ऑफ द एंशिएंट कंस्ट्रक्टेड मॉस्क इन द बांग्लादेश। इस तरीके से हमारा जो ये लेवल 2 है वो खत्म होता है, समाप्त होता है। तो होप कि आपने लेवल 2 को अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब शुरुआत करते लेवल 3 की। यहाँ पे अगेन आपके सामने 5 क्वेश्चंस होंगे, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन। तो उसको छोड़ा एग्जैम्पल बेस्ड क्वेश्चन भी होगा, एक सोर्स भी हमने डाला है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक सोर्स ही पढ़ना है। पहले एक सोर्स आपके सामने दी गई है यहाँ पे, आई विल बिल्ड अ फर्नल फायर ऑफ सैंडलवुड एंड अलोए, की अगर चंदन की चिता बनाऊँ एंड अपने हाथ जला जा। ये एक कविता है, ये एक जो राजस्थानी कविता उसके राजस्थानी लैंग्वेज में है। जल भल भई भस्म की ढेरी अपने अंग जला जा, लाइटेड बाय योर ओन हैंड व्हेन आई एम बर्न्ड अवे टू द सिंडर्स स्मीयर दिस ऐश अपॉन योर लिम्स, की जब मैं जल जाऊँ तो तुम क्या करना, अपने अंग पे मेरे राख को लगा लेना। एंड लेट द फ्लेम बी लॉस्ट इन फ्लेम, की मीरा गए प्रभु गिरधर नागर जोत में जोत मिला जा, की जो अग्नि है वो अग्नि में ही मिल जाएगी। एंड राणा जी मेवारो मारो कई करसी, की व्हाट कैन राणा डू टू मी, माँ तो गोविंद रा गुण गास्य, की व्हाट आई डू मैं क्या करती हूँ तो मैं तो गोविंद की गुण गाती हूँ। एंड अगर राणा वो एंग्री होते तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर गोविंद एंग्री होते हैं तो पूरी की पूरी कायनात इसका जो कहर है वो भुगतेगी। सो इस एग्जैम्प्ट को, इस सोर्स को किसने लिखा है? इस अंश, ये जो अंश है किसी कविता से लिया गया है। इस कविता के वर्णन करता है, यानी कि कंपोजर कौन हो सकते हैं? क्या मीराबाई हो सकती हैं, सूरदास हो सकते हैं, रामदास हो सकते हैं? इनमें से कोई नहीं। सूरदास, मीराबाई, रामदास, इनमें से कोई भी नहीं। ये जो है कृष्ण से रिलेटेड, यहाँ पे गिरधर कहा गया है, गोविंद कहा गया है, हरि कहा गया है। सूरदास भी बहुत बड़े भक्त थे कृष्ण के, लेकिन वो राजस्थानी में नहीं लिखते थे। वो आप देख ले यहाँ पे राणा का जिक्र जब आ रहा है तो दैट मीन्स मेवाड़ से रिलेटेड कहानी है। एंड मेवाड़ से रिलेटेड कहानी है तो ऑब्वियसली द कंपोजर विल बी मीराबाई, क्योंकि वो मेवाड़ की बहू थी। तो दैट इज द सिनेरियो, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए मीराबाई। एंड आपको ये भी बताना कि मीराबाई की जो शादी हुई थी वो तो मेवाड़ के प्रिंस से हुई थी, लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ था? किस किंगडम में, किस राज घराने में उनका जन्म हुआ था? क्या मेवाड़ में जन्म हुआ था, क्या मेड़ता में जन्म हुआ था, क्या जूनागढ़ में जन्म हुआ था, या रणथंभौर में जन्म हुआ था? सही जवाब कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स दोनों जगह पे आपको बताना है। मेवाड़, मेड़ता, जूनागढ़, रणथंभौर। अच्छा, आपको ये भी बताना है कि इन चारों में से कौन कौन से इलाके जो हैं वो राजस्थान के नहीं है। कौन कौन से इलाके राजस्थान के नहीं? मेवाड़, मेड़ता, जूनागढ़ और रणथंभौर में से राजस्थान में कौन कौन से इलाके नहीं पड़ते? तो मेवाड़ तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे उनका ब्याह हुआ था, जन्म कहीं और हुआ होगा। जूनागढ़ हमारा गुजरात में पड़ता है, राजस्थान में नहीं पड़ता। एंड ये राजस्थान के राजपूताना से आती थी। वैसे राजपूताना एक्सटेंडेड था गुजरात तक भी, जूनागढ़ भी राजपूताना का पार्ट था। फिर जो काठियावाड़ आता वहाँ पे भी राजपूतों का शासन चलता था। रणथंभौर एकदम नीचे पड़ता है। रणथंभौर जूनागढ़ मतलब गुजरात से कनेक्टेड है। मेड़ता एक मारवाड़ में एक छोटा सा किंगडम था। मारवाड़ इज अ ह्यूज एरिया। मारवाड़ की राजधानी हुआ करती थी जोधपुर। जो आप जोधपुर देखते हैं जहाँ पे उम्मैद भवन पैलेस है, वो मारवाड़ की राजधानी थी। उसी में एक छोटा सा किंगडम था मेड़ता। तो मीराबाई जो है वो मेड़ता की राजकुमारी थी, वो मेड़ता की प्रिंसेस थी, तो जन्म इनका मेड़ता में हुआ था।
सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। एंड इनकी शादी हुई थी मेवाड़ के प्रिंस से, राणा सांगा के लड़के राणा भोजराज से इनका ब्याह हुआ था। बाद में उनकी डेथ हो जाती है राणा भोजराज की हमारे पास शायद बाबर के साथ लड़ाई में। एंड उसके बाद जो है ये वैरागी बन जाएंगे। अब आगे बढ़े अगर 478 क्वेश्चन को देखिए तो ये असर्शन रीजन है कि मीराबाई को सदियों से प्रेरणा स्रोत के रूप में पहचाना जा रहा है, कारण कि उन्होंने महलों की आराम की अवहेला की और संत का जीवन जिया, कि शी डिफाइंड द कंफर्ट ऑफ पैलेसेस एंड लिव्ड अ लाइफ ऑफ सेंट। सही जवाब कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स में बताना। अप्रोच बार बार एक ही वीडियो में बताते हैं मैं आपको कि अप्रोच में क्या करना है। एक एक करके आपको पहले स्टेटमेंट को दोनों पढ़ना, देन आपको चेक करना है दोनों में सत्यता कितनी है, कौन सही है कौन गलत है। अगर दोनों में से कोई भी गलत है तो या तो सी आंसर होगा या डी होगा। अगर दोनों में से दोनों सही है तो या तो ए आंसर होगा या बी होगा। देन यू हैव टू चेक कि जो रीजन का स्टेटमेंट है क्या वो असर्शन के स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर पा रहे ही नहीं कर पा रहा, इसको जस्टिफाई कर पा रहे ही नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे अगर दोनों स्टेटमेंट की बात की जाए तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। मीराबाई को प्रेरणा स्रोत के रूप में लेते भी हैं लोग, एंड उन्होंने कंफर्ट तो त्यागा था महलों का, एंड वैरागी वाला जीवन संतों का जीवन तो जिया था। लेकिन मीराबाई को स्रोत के रूप में लेते क्यों हैं? एक कारण ये है कि उन्होंने महलों के ऐशो आराम को छोड़ के वो मेवाड़ के राजकुमार, मेवाड़ की बहू थी, मेवाड़ बहुत बड़ा किंगडम था राजपूताना की अगर बात करें तो, बहुत ज्यादा शौर्य और जो ग्लोरी है उनके हिस्से में थी। तो मेवाड़ की बहू होते हुए भी शी डिफाइंड द कंफर्ट ऑफ पैलेसेस एंड चूज टू लिव द लाइफ ऑफ सेंट, क्योंकि वो हरि की भक्त हो गई थी, वो कृष्ण की भक्त हो गई थी, तो उन्होंने वैराग्य जीवन को चुना, एक संत के जीवन को चुना। सो इसीलिए लोग उन्हें प्रेरणा स्रोत के रूप में लेते हैं बार बार, जो भी इस पाथ को परस्यू करना चाहते हैं एंड अपने वर्ल्डली प्लेजर को नहीं छोड़ पाते। तो मीराबाई कैन बी अ गुड इंस्पिरेशन, एंड मीराबाई इज सर्टेनली अ गुड इंस्पिरेशन फॉर देम, क्योंकि वो तो पैलेसेस को छोड़ के आई है, वो भी मेवाड़ के पैलेसेस को, चित्तौड़गढ़ के किले को। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए कि यहाँ दोनों ही कथन सत्य है, और ए जो है आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है। आगे बढ़ते एक और सेशन रीजन का क्वेश्चन कि बाबा गुरुनानक के मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने अपनी प्रथाओं को मजबूत किया और खुद को हिंदू और मुसलमानों से अलग किया। एंड रीजन का स्टेटमेंट कि गुरु अर्जन देव कंपाइल्ड आदि ग्रंथ साहिब। दोनों ही कथनों को पढ़ना है, फिर ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, एक एक करके दोनों कथन को पढ़े, सत्यता की जांच करें कौन सही है कौन गलत है। अगर दोनों में से कोई भी गलत है देन इधर सी और डी, अगर दोनों सही है तो इधर ए और बी। एंड सही जवाब कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स दोनों ही जगह पे आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर कथन एक की बात की जाए तो बाबा गुरुनानक के फॉलोअर्स ने एक काम तो जरूर करा कि उन्होंने अपने आप को हिंदू और मुस्लिमों से अलग रखा, अपनी प्रथाओं को उनसे अलग रखा, इसीलिए जो है एक रिलीजन के रूप में डेवलप हो पाया। गुरु नानक ने कभी नहीं सोचा था कि वी विल डेवलप एज अ सेपरेटेड रिलीजन, उन्होंने सोचा था कि हमें कम्युनिटी बनेंगे जहाँ पे हर एक धर्म, ना केवल इस्लाम हो हिंदुज्म हो, सब धर्म की अच्छी अच्छी चीज़ों को हमें सिखाना है लोगों को, ठीक, क्योंकि अच्छी चीज़ें सब जगह हैं, अच्छी चीज़ें सब जगह। एंड थोड़ी बहुत जो इररिलेवेंट चीज़ है जिनको लोग कहते हैं कि ये बुरी चीज़ है, किसी भी धर्म में कोई चीज़ बुरी नहीं लिखी जा सकती। हो सकता है वो टाइम के साथ थोड़ी सी इररिलेवेंट हो चुकी हो, ठीक है, ये अभी के ज़माने में शायद फिट ना बैठती हो, लेकिन जब इसको लिखा गया होगा प्रोबेबली उस ज़माने में शायद इसका बहुत रेलेवेंस एंड बहुत इसकी जो ज़रूरत है वो रही होगी। तो ये आप दिमाग से निकाल दें कि किसी भी धर्म में कोई कॉन्सेप्ट गलत होता है। तो ये जो असर्शन का स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट, एंड रीजन का स्टेटमेंट भी सही है कि गुरु अर्जन देव ने आदि ग्रंथ साहिब को कंपाइल करा था, जिसमें उन्होंने बाबा फरीद हो गए, रविदास हो गए, कबीर हो गए, एंड उससे पहले जितने भी सिख के गुरु आते हैं, चाहे वो बाबा गुरुनानक हो, चाहे हमारे अंगद हो, उनसे पहले जितने भी लोग थे, सबके टीचिंग को उसमें कंपाइल किया जाता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। लेकिन आप ये सोचें कि गुरु अर्जन देव ने जो आदि ग्रंथ साहिब को कंपाइल किया है, क्या उसने कोई रोल प्ले किया हिंदू और मुस्लिम के प्रैक्टिसेस से सिखिज्म के प्रैक्टिसेस को अलग करने में? इस आदि ग्रंथ साहिब ने लोगों को गाइड जरूर किया था, बट दैट वाज देयर ओन ओपिनियन, उनकी खुद की चॉइस ये थी कि वो हिंदू और मुसलमानों से खुद को अलग करें। सो अगर गुरु अर्जन देव आदि ग्रंथ साहिब को कंपाइल ना भी करते तब भी शायद ये फिनोमिनन टेक प्लेस होता ही, मतलब ये जो घटना है वो होती। जैसे जैसे कम्युनिटी में अलग अलग लीडर्स आ रहे थे तो उन्होंने इस बात पे बल दिया कि हमें हिंदू और मुस्लिमों से अलग एक पहचान बनानी है। इसका गुरु अर्जन देव के आदि ग्रंथ साहिब संकलित करने से कोई लेना देना नहीं है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर कि बी, ए और आर दोनों सत्य हैं, एंड ए जो है वो आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। आर डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेटमेंट ऑफ असर्शन। नाउ मैच द फॉलोइंग, कुछ आपके सामने मिलान दिए जाएंगे, पेयर्स दिए जाएंगे, आपको उनको मिलाना है। पेयर्स आपके सामने स्क्रीन पे है, कबीर, शब्द, गुरु नानक, उल्टा बंसी, मीराबाई, कीर्तन घोष, शंकरदेव, मेड़ता। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हमारे सामने, 1 का बी, 2 का सी, 3 का ए, 4 का डी। इस ये जो हमारा 1 2 3 4 ये लेफ्ट साइड का है, एंड ये बी सी ए डी ये जो हमारे पास इधर आप देख रहे हैं वो है। तो अगर 1 का बी लिखा हुआ दैट मीन्स कबीर का उल्टा बंसी, 2 का सी लिखा है दैट मीन्स गुरु नानक का कीर्तन घोष। तो इस हिसाब से अलग अलग आपके ये 4 ऑप्शंस दिए गए, आपको इनको पढ़ना है, ठीक है। 4 पेयर्स अलग अलग से मिला के भी दिए। तो अगर शुरुआत करें कबीर से, तो कबीर के बारे में तो शब्द से रिलेटेड, शब्द गुरु नानक से रिलेटेड, कीर्तन घोष शंकरदेव से रिलेटेड है जो कि मैथिली में लिखते थे, जो कि असम के बहुत बड़े वैष्णव प्रीचर थे। मीराबाई मेड़ता से रिलेटेड है क्योंकि उनका जन्म हुआ था वहाँ पे। तो कैसा हमारा कॉम्बिनेशन होगा? कबीर उल्टा बंसी 1 का बी, गुरु नानक शब्द 2 का ए, मीराबाई 3 का डी एंड 4 का सी। तो 1 का बी,
2 का ए, 3 का डी, 4 का सी। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। एंड आप ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर सकते हैं अगर आपको ना एक या दो चीज़ें आती है, लाइक कबीर और गुरु नानक के बारे में पता कि 1 का बी होगा और 2 का ए होगा, इन दोनों में वी आर कन्फ्यूज्ड। तो 1 का बी और 2 का है, तो 1 का बी ऑप्शन ए में भी है, बी में भी है, डी में भी है, सी में भी है। तो सब में ऑप्शन बी में, सब में जितने भी ऑप्शन उसमें पहले स्टेटमेंट में बी से उनको मिला गया। अब आगे बढ़ते हैं, गुरु नानक का ए होगा, वी आर कन्फर्म। तो ऑप्शन ई में अगर देखें तो गुरु नानक यानी कि सेकंड पेयर को सी से मिलाया गया, दिस इज इनकरेक्ट। यहाँ पे डी से मिलाया गया, ये भी गलत। तो या तो बी होगा या डी होगा। अब हमें एक और आना चाहिए, मीराबाई और शंकरदेव में से लेट सपोज हमें पता है कि शंकरदेव कीर्तन घोष के रचनाकार हैं, तो सी किस में बच गया, इस दोनों का डिस्कार्ड किया तो 4 का सी पेयर केवल डी में आता है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, क्योंकि ये हमारा जो ऑप्शन बी है उसमें 4 का डी के साथ पेयर है, यानी कि शंकरदेव का मेड़ता के साथ पेयर है, जबकि मेड़ता के साथ पेयर किसका होना चाहिए, मीराबाई का होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। तो इस तरीके से हमारा जो ये लास्ट एमसीक्यू सेशन है इस चैप्टर का ये खत्म होता है। एंड अब हम आगे पढ़ेंगे, विजयनगर एम्पायर के एमसीक्यू सेशन को अटेंड करेंगे, मैक्रो की कंटेंट्स आ रहा है, ज्योग्राफी के कंटेंट्स आ रहा है, हम डाउट्स भी सॉल्व करते रहे, आपके वो शॉर्ट्स भी आएंगे मैक्रो के। एंड वी आर प्लानिंग कि हमें ग्रैंड रिविजन सेशन रख सके अलग अलग सब्जेक्ट के, इसमें 5-6 घंटे के लाइव में हम सारे ही चैप्टर्स को रिवाइज कर सकें। मेरी एनर्जी लगेगी, आपका पेशेंस और डिटर्मिनेशन लगेगा, एंड टुगेदर वी कैन कॉन्कर एनीथिंग। मगर साथ में मिलकर बैठ के पढ़ाई करें, चिंतन करें, डिस्कशन करें, तो वी कैन गो थ्रू एनी डिस्कशन, एनी ऑब्स्टिकल्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दैट प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड आप इसको शेयर भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों तक अच्छी कंटेंट्स जाए, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। क्योंकि बहुत सारे लोग एमसीक्यूज बना तो रहे हैं बट व्हेन वी वॉच द वीडियोस तो वो अच्छे से नहीं उसको प्रेजेंट कर पाते, वो केवल एमसीक्यूज का आंसर बता के चले जाते हैं, ना तो वो आपको उसका इंपॉर्टेंस बताते हैं, ना ही वो एक्सप्लेन करते हैं। तो ड्यू क्रेडिट टू देम, वो भी मेहनत कर रहा है, बट आपको अगर उससे थोड़ी सी अच्छी चीज़ मिले जो कि आपको अगर लग रही है कि अच्छी है, देन यू कैन शेयर दिस। अगर आपको लग रहा है कि आपको ये कॉन्टेंट उससे inferior लगता है तो आप पे कोई कंपल्शन नहीं है, यू कैन स्टिल नॉट शेयर दिस वीडियो, बट इफ यू फाइंड द कंटेंट वर्थ शेयरिंग then please share this video. Thank you for watching. Have a great day.